हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ मनी। और इसके हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और उसमें हमने बार्टर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी और कैसे कैसे मनी इवॉल्व हुआ। मनी के इवोल्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कुछ फॉर्म्स ऑफ मनी होते हैं। मैंने कुछ 4 फॉर्म्स ऑफ मनी बताए थे। जिसको भी अभी याद आ रहा है फटाफट से कमेंट में लिखो, बस नाम लिख देना, जिससे कि आपको याद रहे कि क्या क्या 4 फॉर्म्स थी मनी की। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सप्लाई ऑफ मनी। और मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि ये टॉपिक लास्ट ही है। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म। ओके, तो सप्लाई ऑफ मनी ये जो टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाती हूँ कि ये सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली है क्या। ठीक है, अब देखो, जब भी हम सप्लाई की बात करते, कोई वर्ड आता है सप्लाई, तो सप्लाई से क्या समझ आता है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो कुछ लोग बना रहे होंगे और उसी चीज़ को कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो ये जो लोग बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को इधर से उधर सप्लाई कर रहे हैं और ये लोग फिर उसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा होगा ऑब्वियसली। जैसे हम कुछ भी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम कपड़े वपड़े, खाना पीना, तो कहीं से सप्लाई होकर के आता है, कहीं पर बनता है, सप्लाई होता है वहाँ से, और हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। हम लोग उसके यूज़र्स हैं या कंज्यूमर्स हैं। वो लोग कौन हैं? सप्लायर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं। सिंपल। इसी तरह जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं, तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, यानी कि मनी कहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो सप्लाई होगा और फिर कुछ लोग उसको यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो लेट अस सपोज़, अभी के लिए मान लो ये कौन है, यहाँ पर ये ना प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, ये क्या है, मनी के प्रोड्यूसर्स हैं या फिर ये मनी के सप्लायर्स हैं। राइट, ये हो गए मनी के प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई करेंगे। किसकी सप्लाई करेंगे? यहाँ पे ये लोग मनी की सप्लाई करेंगे। मनी सप्लाई करेंगे यानी कि मनी को भेजेंगे बाहर, फैलाएंगे। कहाँ पर फैलाएंगे? लोगों तक। कौन से लोग हैं? अब ये बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मनी को यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि ये लोग क्या हो जाएंगे, मनी के यूज़र्स हो जाएंगे, या फिर ये लोग क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर्स हो जाएंगे। तो जब हम मनी सप्लाई की, इसको, ये जो वर्ड है ना सप्लाई ऑफ मनी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मनी सप्लाई। या तो सप्लाई ऑफ मनी बोल लो या फिर आप मनी सप्लाई बोल लो। तो जो मनी सप्लाई है या फिर सप्लाई ऑफ मनी है, उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो लोग हैं ना, इनके हाथ में जितना भी पैसा है, जब हम मनी की बात करें तो मनी की ही बात करेंगे, तो इन लोगों के हाथ में जितना पैसा है वो होता है हमारा मनी सप्लाई। इन लोगों के पास जितना भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मान लो इन प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, आप कह लो 1000 रुपये बनाए। ठीक है, 1000 रुपये का प्रोडक्शन किया, 1000 रुपये इन्होंने सप्लाई करे, नहीं मतलब प्रोड्यूस करे, पर इन्होंने सप्लाई कुछ कम करे। मान लो 600 रुपये दिए इन्होंने, यहाँ से दे दिए इन लोगों को 600 रुपये। ठीक है, अब बचे इनके पास कितने, यहाँ पर इनके पास रह गए 400 रुपये। तो जो टोटल मनी सप्लाई होगी वो कितनी होगी, ये वैसे अगर हम देखें प्रोडक्शन कितने का हुआ, 1000 रुपये का, पर इन्होंने सप्लाई कितनी की है, 600 रुपये। यानी कि 600 रुपये ही हैं जो इन कंज्यूमर्स के पास आए हैं। और अभी मैंने क्या बताया, इन कंज्यूमर्स के हाथ में जितना पैसा होगा वही मनी सप्लाई होगा। इनके पास जितना है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 400 रुपये इन लोगों के पास बचे हैं, प्रोड्यूसर्स के पास, सप्लायर्स के पास, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये 400 रुपये गए भाड़ में, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो 600 रुपये आया, यही आपकी मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगी। सिंपल। यानी कि जो यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, पैसा कौन यूज़ कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, हम लोग, आम जनता, पब्लिक। राइट, तो पब्लिक के हाथ में जितनी भी करेंसी है, जितना भी पैसा है, उसे हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी। आई होप कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा। ये जो शॉर्ट समरी मैंने दी है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये कहानी क्लियर है तो भाई हम डेफिनेशन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन क्या कहती है, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। इन कंज्यूमर्स के पास क्या था, टोटल स्टॉक कितने का था, 600 रुपये का। यानी कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री। जो हमारी कंट्री है उसमें जितनी भी जनता है, जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं,
तो हेल्ड बाय पब्लिक ऑफ अ कंट्री या ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो कहलाता है हमारा मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी। तो देखो यहाँ तक कंट्री तक की डेफिनेशन समझ आ गई ना, कि इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे ये भी फ्रेज़ ऐड है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे अभी आज क्या डेट है, पता नहीं मुझे क्या डेट है, आज इस डेट पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस समय पर कितनी मनी सप्लाई है, तो वो हो जाएगी जितनी भी पब्लिक के पास पैसा है। कल की बात करें तो कल की मनी सप्लाई अलग होगी, एक साल बाद की बात करें तो एक साल बाद की मनी सप्लाई अलग होगी, यानी कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई अलग होगी। और अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेकेंड चैप्टर में, स्टॉक और फ्लो वाला, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट या तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है या फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लंबे समय के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम पूरे एक साल की कैलकुलेट होती है, हमारी कंट्री की जीडीपी, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन, है ना। पर ये क्या है, ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम कोई कॉन्सेप्ट मेजर करते हैं वो कहलाता है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। यानी कि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकल कर आया है कि जो हमारा मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। और देखो डेफिनेशन में भी तो लिख रहा है ना साफ साफ कि इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी स्टॉक है पैसे का, हेल्ड बाय ऑल द पर्सन्स इन द कंट्री, इट इज़ कॉल्ड एज मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी। सिंपल है, समझ आ गया। एक ये भी चीज़ समझ आ गई होगी कि सिर्फ कंज्यूमर्स के हाथ में जितना पैसा है, प्रोड्यूसर्स नहीं, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब समझ लेते हैं कि भाई ये प्रोड्यूसर्स हैं कौन, ये भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो मैंने बताया कि कंज्यूमर्स तो हम लोग हैं, पब्लिक है, यूज़र्स कौन है, हम लोग हैं, पर ये प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स कौन हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स या फिर आपके सप्लायर्स की, प्रोड्यूसर्स या फिर सप्लायर्स ऑफ मनी की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीन आपके सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, तीन सप्लायर्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहला आपका आता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो कहलाता है एक सप्लायर है, ठीक है। दूसरा कौन है, कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, जहाँ से लोन लेते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट सेंट्रल बैंक पर तो नहीं पहुँच जाते ना। सेंट्रल बैंक क्या है हमारी कंट्री का, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम डायरेक्ट आरबीआई से कांटेक्ट करते हैं क्या, नहीं। आरबीआई उन सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स का हेड है, ठीक है। जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने टीचर्स से जाके बोलते हो। मान लो आपके पूरे स्कूल में 40 टीचर्स हैं, तो वो 40 क्या है, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके ऊपर एक हेड है प्रिंसिपल, वो आपका सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो एक सेंट्रल बैंक हो गया सप्लायर, एक कमर्शियल बैंक्स हो गए, बहुत सारे कमर्शियल बैंक सप्लायर हैं। तीसरा आपका कौन आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो यानी कि ये तीन सप्लायर्स हैं हमारे पास, ये तीनों लोग क्या करते हैं, पैसा सप्लाई करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं, और किसके पास भेजते हैं, कंज्यूमर्स के पास, यूजर्स के पास। तो इससे एक और चीज़ समझ आ रही होगी आपको, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको क्या बोला कि पैसा अगर कंज्यूमर्स और यूज़र्स के पास है वही पैसा मनी सप्लाई कहलाएगा। प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स के पास जितना पैसा है वो पैसा मनी सप्लाई में हम काउंट नहीं करेंगे। हमने जो 400 रुपये अभी यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के पास बचे थे वो काउंट नहीं किए थे ना, हमने सिर्फ 600 रुपये काउंट किए थे। यानी कि ये जो तीन सप्लायर्स हैं इनके पास जितना पैसा है वो मनी सप्लाई नहीं होता, समझ आया। यानी कि सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास जितना भी पैसा है, करोड़ों, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख, 1000 करोड़, वो सब मनी सप्लाई में नहीं आएगा। ओके, कमर्शियल बैंक्स, इनके पास जितना भी पैसा है वो भी मनी सप्लाई में नहीं आएगा।
गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है वो भी मनी सप्लाई में नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा, हम लोगों के पास, हम पब्लिक के पास, हम आम जनता के पास जितना भी करेंसी है, पैसा है, वो आएगा मनी सप्लाई में। क्लियर होगा ये आइडिया, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक एक करके हम इन तीनों सप्लायर्स के बारे में समझ लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में क्या मतलब, ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं है एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। आगे के जो चैप्टर्स है उसमें आप पढ़ोगे सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी और शॉर्ट में ही है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की, ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन है हमारी कंट्री का, सबको पता होगा भाई, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका नाम होता है कुछ। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जैसे आप कह लो यूएस में, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, फेडरल बैंक। तो इस तरीके से हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के अलग अलग नाम होते हैं। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वो भी एक सप्लायर होता है मनी का। वो पैसा सप्लाई करता है, मनी की सप्लाई करता है, और वो धीरे धीरे आगे मार्केट में पहुंचाता है। मार्केट में मतलब हम आम जनता तक पहुंचाता है। वो क्या करता है, एक सिस्टम पे वर्क करता है। एक सिस्टम होता है उसके पास जिसके बेसिस पर वो वर्क करता है। कौन से सिस्टम पे वो वर्क करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसे हम MRS बोलते हैं, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ता है, अपने पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। मिनिमम नाम से समझ आ रहा है, कुछ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा। रिजर्व मतलब कुछ चीज़ बचा करके, तो मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है कुछ। अब कितने रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है उसको, टोटल 200 करोड़ रुपए का, ठीक है। यानी कि RBI क्या करता है, एक MRS सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उस पर वर्क करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको 200 करोड़ रुपए एज अ रिज़र्व अपने पास रखने हैं। अब उस 200 करोड़ रुपए में भी कुछ डिवीज़न कर दिया है। क्या डिवीज़न कर दिया है, इस 200 करोड़ में से एक तो 115 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 115 करोड़ रुपए, और दूसरे बचे कितने, 85 करोड़। तो 115 करोड़ रुपए का तो उसके पास क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और 85 यानी कि 85 करोड़ रुपीज़ का उसके पास क्या होनी चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। अब देखो ये मत पूछना फॉरेन सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। देखो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, अगर हमारे सामने आ रहे हैं तो हम उनको एज इट इज़ रट लें, ठीक है, अपने अंदर बिल्कुल घोट के पी जाएं। क्योंकि अभी आप इनको समझने बैठ गए तो भाई आपका पूरा, ये समझ लो, पूरा सेशन ख़त्म हो जाएगा, पर आप नहीं समझ पाओगे। तो अभी के लिए बस एक छोटी सी कहानी फॉर्म में याद रख लीजिए। क्या, मेरे साथ में कहानी रिपीट करते जाओ। हमारी कंट्री में 3 सप्लायर्स हैं मनी सप्लाई, मतलब मनी के जो 3 सप्लायर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक की सबसे पहले हम बात करते हैं, सेंट्रल बैंक हमारा RBI क्या करता है, MRS पे काम करता है, इनके मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे काम करता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे क्या करना पड़ता है, कुछ मिनिमम रिजर्व रखना है अपने पास, ठीक है। कितने का रिजर्व रखना है, 200 करोड़ रुपये का। उस 200 करोड़ रुपये में 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड रखना है, यानी कि गोल्ड की फॉर्म में सोना, ठीक है, और 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटीज़ रखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये बात हो गई किसकी, सेंट्रल बैंक की। अब बात आती है कमर्शियल बैंक्स की। अब देखो RBI जो है ना हमारे पास, ये सेंट्रल बैंक, इसके पास तो डायरेक्ट अथॉरिटी है कि भाई तुम पैसे बनाओ खूब सारे, ठीक है, खूब सारे मतलब जितने भी तुमने बनाने हैं, जितना भी तुमको कह लो ऑर्डर मिला है या जो भी है। पर ये जो हमारी कमर्शियल बैंक्स होती है ना, इनके पास अथॉरिटी नहीं होती है पैसे छापने की। आपने कभी देखा है कि आपका अगर SBI में अकाउंट है वो पैसे छाप के दे रही है आपको, नहीं, आपने जो पैसे जमा करे वो आपको दे देगी या फिर वो लोन दे देगी आपको, पर पैसे बनाती तो नहीं है ना। SBI, PNB, कोई सी भी बैंक उठा लो, एक्सिस बैंक, HDFC, कोई बैंक पैसे नहीं छापती, नोट नहीं छापती। यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास अथॉरिटी नहीं होती है पैसे छापने की, पैसे बनाने की। फिर वो सप्लायर क्यों है, वो कैसे पैसा प्रोड्यूस कर रही है, कैसे पैसे सप्लाई कर रही है, वो हमारे जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ना, उन्हीं के थ्रू पैसा सप्लाई करती है। अब डिमांड डिपॉजिट्स अभी मैं इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊँगी, वो आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए समझ लो, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं हमारे कुछ, उनके थ्रू वो क्या करती है, मनी सप्लाई करती है, यानी कि सप्लाई जनरेट करती है मनी की। तो आपको क्या याद रखना है, ये कैसे करती है, इसके पास तो अथॉरिटी है, ठीक है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है, पर ये क्या करती है,
डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू। किसके थ्रू? डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू पैसे जनरेट करती है या फिर मनी की सप्लाई क्रिएट करती है। हमारे डिमांड डिपॉजिट्स जो कि हमने बैंक में जमा करें, एक तरह से डिमांड डिपॉजिट्स ना समझ करके ये कह लो, अभी जो हमने पैसे जमा कर रखे हैं ना, उन्हीं को डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, जो हमने पैसे जमा करें आपके अकाउंट में, आपके या फिर पापा के अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने वो पैसे क्या कर रखे, जमा कर रखे हैं। आपके पास 10,000 कैश और आ जाए, आप जमा कराओ, तो वो सब डिमांड डिपॉजिट्स है। यानी कि हमारे जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उनको मतलब उनके थ्रू ये कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, सप्लाई क्रिएट करती हैं मार्केट में मनी की। ओके, और ये जो सप्लाई क्रिएट करती हैं, ये जो पैसा बनाती हैं, मनी क्रिएट करती हैं, उसे हम कहते हैं बैंक मनी। क्या बोलते हैं? बैंक मनी। ठीक है, तो बैंक मनी सिंपली क्या होता है? बैंक मनी वो मनी है दैट इज़ जनरेटेड या फिर सप्लाइड बाय कमर्शियल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक। वो पैसा जो कि कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करती हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक, वो कहलाता है आपका बैंक मनी। समझ आया? ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा सप्लायर आता है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कैसे पैसे बनाती है? देखो, वैसे तो सारे नोट्स वगैरह सब कुछ कौन छापता है? आरबीआई छापती है, यानी कि सेंट्रल बैंक छापती है। पर जो 1 रुपये का नोट होता है वो आरबीआई नहीं छापता। ठीक है, और जो सिक्के होते हैं वो भी आरबीआई नहीं बनाता। यानी कि गवर्नमेंट कौन से पैसे बनाती है? एक तो 1 रुपये का नोट, और बाकी जितने भी सिक्के आपके पास, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, ये सारे सिक्के यानी कि कॉइन्स और 1 रुपये का नोट, वो कौन बनाता है? सरकार। तो सरकार के अंदर क्या है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। आपको पता होगा, जहाँ तक मुझे पता है सबको पता होगा कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो भी है फलाना ढमकाना। ठीक है, तो इसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो क्या करती है? एक तो 1 रुपये का नोट बनाती है एंड ऑल कॉइन्स। ये कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। तो गवर्नमेंट कैसे पैसे क्रिएट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है 1 रुपये का नोट बनाती है और सारे सिक्के बनाती है। अगर आपको याद हो या फिर आपने देखा हो, कभी नोटिस किया हो, नहीं किया हो तो अभी देख लेना। 1 रुपये का नोट छोड़ करके बाकी जितने भी नोट हैं ना, उन पे साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, क्योंकि वो आरबीआई बनाती हैं। ठीक है, 1 रुपये का नोट देखना, और नहीं हो घर में, वैसे तो जहाँ तक है नहीं होगा, नहीं भी हो तो गूगल करके देखो, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो सेक्रेटरी है अभी करंट, उसके आपके सिग्नेचर होंगे। मतलब जो भी उस टाइम पर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 3 सप्लायर्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो इन सप्लायर्स के पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों सप्लायर्स के पास जितना भी पैसा है वो पैसा मनी सप्लाई में नहीं काउंट होगा। कौन सा काउंट होगा? सिर्फ करेंसी हेल्ड बाय ऑल द people of a country or public of a country at a certain point of time is called as money supply या फिर supply of money। ठीक है, तो इसी के साथ आपका मनी सप्लाई वाला पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा आपको कि मनी सप्लाई क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपने समझने हैं और आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैं ऐसा क्या करती हूँ, जो भी मैंने आपको डिमांड डिपॉजिट्स बताया था ना, वो समझा देती हूँ। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो जिससे आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो देखो, जब हम बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, यानी कि कोई भी डिपॉजिट करना क्या होता है, फ़ीस डिपॉजिट करते हो, फीस जमा कर दी। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो जब भी हम क्या करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, तो डिपॉजिट्स ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स, ओके, डिमांड डिपॉजिट्स, और एक होता है आपके पास टर्म, या फिर इन्हें हम टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं। टर्म डिपॉजिट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स, और एक है डिमांड डिपॉजिट। अब देखो, इनका लिटरल मीनिंग अगर आप मतलब आपको ईज़िली समझना हो तो वो क्या होता है,
डिमांड डिपॉज़िट में हमारे वो डिपॉज़िट आते हैं जिन्हें हम ऑन डिमांड निकाल सकते हैं। अब हमारी बैंक में अभी पैसा है, आपके अकाउंट में मान लो 10,000 रुपये हैं। आप जाओ, अगर आपको तुरंत ज़रूरत है फटाफट से पैसा निकाल के ले आओगे ना, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। वो क्या है, ऑन डिमांड आप निकाल सकते हो, इसीलिए ही इनका नाम डिमांड डिपॉज़िट्स है। ठीक है। टर्म डिपॉज़िट या टाइम डिपॉज़िट क्या है, जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स्ड है, उनको जमा कर दिया, अब वो उस टाइम के बाद, उस टर्म के बाद ही निकलेंगे, उससे पहले नहीं निकल सकते। ये ऑन डिमांड निकल सकते हैं, ये एक टाइम के बाद ही निकलेंगे, इसलिए इनका नाम टाइम डिपॉज़िट है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतनी जानकारी वैसे काफ़ी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे देती हूँ। डिमांड डिपॉज़िट में आपके दो तरह के अकाउंट्स आते हैं। एक आता है आपका सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट, और दूसरा आता है करेंट अकाउंट। ओके, इसमें आपके दो तरह के अकाउंट्स आते हैं। एक आता है आपका फिक्स्ड अकाउंट और एक आता है आपका करेंट नहीं, एक्चुअली रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग अकाउंट। तो ये इन्फॉर्मेशन तो फिर भी आपके लिए यूज़फुल रह सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। डिमांड डिपॉज़िट में क्या कौन से दो अकाउंट्स आते हैं, सेविंग्स और करेंट। जो अभी आपका अकाउंट है ना, वो आपका सेविंग्स अकाउंट है। क्यों, आप पैसा बचा रहे हो, भले कमा नहीं रहे हो, आपके पापा आपके उसमें अकाउंट में डालते होंगे ऑब्वियसली, तो वो आपकी सेविंग्स हैं, आपका सेविंग्स अकाउंट है। उस अकाउंट में से आप ऑन डिमांड कभी भी मुँह उठा करके जाओ, पैसे निकाल के ले आओ, कोई भी जाए पैसे निकाल के लेके आ सकता है। ठीक है। करेंट अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है। क्यों, क्योंकि ना सेविंग्स अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, अपने बाबा से पूछना। ऐसा नहीं है कि वो महीने के 30 दिन पैसे निकालते रहे, ऐसे नहीं होता। कुछ लिमिटेशन होती है कि महीने में 4 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, या फिर एक सर्टेन अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, या उससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। पर करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए करंट अकाउंट कौन खोलता है, ज़्यादातर बिजनेसमैन, और इनफैक्ट बिजनेसमैन के लिए ही होता है। क्यों, क्योंकि बिजनेसमैन के तो भाई हर सेकंड आपके ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, लाखों के, करोड़ों के। अब अगर वो सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेगा तो उसका तो धंधा चौपट। अगर उसको पैसे देने हैं तो वो कैसे निकाल के लेकर आए, उसकी तो लिमिट ही ख़त्म, नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए वो करंट अकाउंट खुलवाता है। तो डिमांड डिपॉजिट में दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, सेविंग्स और करंट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में आपके वो अकाउंट आते हैं जो किसी टाइम पीरियड के लिए हैं, जैसे मैंने बताया। तो फिक्स्ड अकाउंट, आपने सुना होगा FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। आपके पापा ने क्या किया, आपके नाम से FD करा दी, 5 लाख रुपए आपके नाम से जमा करा दिए और FD करा दिए मान लो 10 साल के लिए। ठीक है। अब आपकी जब शादी होगी या फिर आपको और आगे जब पढ़ाई करनी होगी, वो पैसे निकालेंगे और आपको थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिलेगा। पर अगर आप उनसे पहले निकाल तो सकते हो, FD तोड़वा लेते हैं लोग, पर फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। तो पर वो किसी टाइम के लिए डिपॉजिट है, इसीलिए वो फिक्स्ड डिपॉजिट है। और ऐसे ही रिकरिंग अकाउंट होता है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, RD जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं। डिमांड मतलब ऑन डिमांड, शॉर्टकट बता देती हूँ। डिमांड मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जिसे हम ऑन डिमांड कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स कैसे होते हैं, ट्रांसफ़रेबल होते हैं। सबसे बड़ी बात, ट्रांसफ़रेबल होते हैं, यानी कि हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो ना इधर से उधर, है ना। ट्रांसफ़रेबल हो सकते हैं, ये चेकेबल हो सकते हैं। आप इनके नाम पे चेक काट देते हो ना, चेक काट के दे दिया। जैसे कोई भी पेमेंट करना है, अब अपने घर का रेंट पे करना है तो अपने नाम से चेक काट दिया, चेक उसको दे दिया, वो चेक आपके अपने अकाउंट में मतलब अपने बैंक को देगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो ये वाला जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, चेकेबल होते हैं, ट्रांसफ़रेबल होते हैं। इन्हें हम ऑन डिमांड निकाल सकते हैं, ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं। पर ये जो टाइम डिपॉजिट होते हैं ना, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होते हैं और साथ ही साथ ये नॉन चेकेबल होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नॉन चेकेबल होते हैं। ठीक, तो इतनी सी जानकारी आपने रखनी है अपने पास डिपॉजिट्स के बारे में। अब इनमें से देखो, ये हिस्सा बिल्कुल काम का नहीं है, पूरा टाइम डिपॉजिट वाला, ये आपकी जानकारी के लिए था। और इसमें भी आपका ये हिस्सा बिल्कुल काम का नहीं है। अभी इस चैप्टर में सिर्फ काम का क्या है, ये डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट समझ आ गया ना, बस इतना काफ़ी है। अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसमें ये यूज़ होगा कि डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं। तो आपको ना मतलब जब मैं बोलूँगी डिमांड डिपॉजिट, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अच्छा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि भाई डिमांड डिपॉजिट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है,
अब हम फाइनली इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म। देखो हम सप्लाई ऑफ मनी पढ़ रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी में एक और टॉपिक आता है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी के मेजर्स क्या हैं। मनी सप्लाई जो है उसके मेजर्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो जब हम मेजर्स की बात करते हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के या सप्लाई ऑफ मनी के 4 मेजर्स होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, M1, M2, M3, M4। M स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई, ठीक है। तो यानी कि M1, M2, M3, M4 ये 4 मेजर्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 मेजर्स होते हैं, याद रखने हैं। फॉर्म्स क्या थी, फॉर्म्स अलग थी, फॉर्म्स और मेजर्स को मिक्स नहीं करना है। फॉर्म्स अलग थी, वो भी 4 थी। कौन कौन सी थी, फिएट मनी, फ्यूडिशरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, है ना, वो फॉर्म्स थी। ये क्या है, मेजर्स है। M से याद रखना, M फॉर मेजर्स, तो उसमें M1, M2, M3, M4 आएगा। आपके सिलेबस में अभी सिर्फ एक ही मेजर है जो कि है M1। तो अच्छी बात है, खुश हो गए होंगे कि भाई ये बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो M2, M3, M4 ये आपको नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ अभी क्या पढ़ना है, M1 के बारे में पढ़ना है, लकीली। ओके, तो M1 के बारे में हम समझ लेते हैं। अब M1 में क्या आता है, देखो ये जो मेजर्स होते हैं ना, ये काइंड ऑफ ये ऐसा है कि इस वाले मनी में, इस मेजर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। M1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, M2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस तरीके से होता है। तो M1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक इक्वेशन जैसा है, वो याद रख लो, C + DD + OD। क्या याद रखना है, M1 जो मेजर्स ऑफ मनी है वो 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4। हमको M1 ही याद रखना है। और M1 में आता है आपका C + DD + OD। क्या है, C DD OD, C DD OD। C DD OD क्या है, एक एक करके मैं फटाफट लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला आता है C। C स्टैंड्स फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि जितनी भी आम जनता है उसके पास जितना भी पैसा है वो आ जाएगा C में, यानी कि करेंसी, मतलब C में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि वो सारा पैसा आ जाएगा M1 में। तो इसमें करेंसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि जितने भी नोट्स और कॉइन्स हैं वो सब आ जाएंगे C में। और C किस में आता है, M1 वाले मेजर में, ठीक है। C कंप्लीट हो गया। C स्टैंड्स फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। स्टार्टिंग का याद रखो, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। करेंसी में क्या आता है, हमारे पास क्या क्या है, नोट है और सिक्के हैं, बस ख़त्म कहानी। फिर आता है आपका DD। अब DD में अभी जस्ट मैंने बताया ना, डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक with the commercial banks, ठीक है, with the commercial banks, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी आपका पैसा है, आपने डिमांड डिपॉजिट्स, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट नहीं, अगर आपने FD कराई हुई है या फिर आपने RD कराई हुई है तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो टाइम डिपॉजिट में आ गया। डिमांड डिपॉजिट की बात कर रही हूँ मैं, जो हम ऑन डिमांड निकाल सकते हैं। तो वो सारे डिपॉजिट्स भी आपके किस में आ जाते हैं, M1 में आ जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है आपकी OD की। OD में आ जाते हैं आपके अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। O मीन्स अदर और D मतलब डिपॉजिट्स। अब ये अदर डिपॉजिट्स क्या है, अदर डिपॉजिट्स में भी 3 चीज़ें आती हैं, वो अलग हैं। क्या क्या है अदर डिपॉजिट्स की हम बात करें तो, अदर डिपॉजिट्स मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ, अदर डिपॉजिट्स। सबसे पहला आपका आता है डिमांड, या फिर शॉर्ट में लिख देती हूँ, चलो DD, ओके। DD of financial institutions, okay,
DD ऑफ यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद RBI। ठीक है, पहला तो ये, इनका मतलब भी समझाऊंगी, डोंट वरी। फिर आपका आता है DD ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट विद RBI। फिर तीसरा आता है DD ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अदर डिपॉजिट्स में। अदर डिपॉजिट्स विद RBI ये भी ऐड कर लेना। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास करेंसी जो है पब्लिक के पास वो सब आ गई, यानी कि नोट्स और कॉइन्स। दूसरे DD में क्या आ जाएगा, हम लोगों ने कितने डिमांड डिपॉजिट्स बैंक पे जमा कर रखे हैं, बैंक के पास हैं हमारे डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि हमारा पैसा जो बैंक में जमा है वो भी आ जाएगा इसमें M1 में। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है, यहाँ पर RBI की बात हो रही है, यानी कि RBI के पास जितना पैसा है, डिपॉजिट्स हैं, वो सब भी आ जाएंगे M1 में। अब RBI के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, RBI के पास या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जमा करते हैं अपने पैसे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कैसे हो गए आपका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड है, आपने सुना होगा, नाबार्ड एक बैंक, एपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। फिर सेबी सुना होगा आपने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, RBI के पास पैसा जमा करके रखते हैं अपने डिमांड डिपॉजिट्स। ये समझ लो, ये एक इंसान है, नाबार्ड एक इंसान है, सेबी एक इंसान है। तो ये भी क्या करेगा, अपने डिमांड डिपॉजिट कहीं जमा करेगा। अब हम तो आम जनता हैं, हम तो कमर्शियल बैंक्स के पास जमा कर देते हैं, पर ये सेबी और नाबार्ड बड़े बड़े लोग हैं, तो ये कमर्शियल बैंक से डील नहीं करते, ये डायरेक्ट RBI से डील करते हैं। तो ये RBI के पास अपने DD रखते हैं, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं। इसी तरह जो फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन सरकार मतलब फॉरेन गवर्नमेंट है, वो भी क्या करती है, RBI के पास अपने डिमांड डिपॉजिट्स रखती है। फॉरेन बैंक्स, हमारी कंट्री में बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है, आपको पता ही है। तो वो क्या करते हैं, अपने DD रखते हैं। फिर आता है DD ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, NATO हो गया। तो ये सब क्या हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी क्या करते हैं, DD रखते हैं अपने RBI के पास। तो ये आपको याद रखना है, अदर डिपॉजिट्स में आ जाता है। तो कुल मिला करके अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में M1 में क्या क्या आता है, C + DD + OD। डन। C में क्या आ जाता है, करेंसी हेल्ड बाय ऑल द पब्लिक। और DD में क्या आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट्स जो भी हैं कमर्शियल बैंक्स के पास हम लोगों के। और OD में क्या आ जाएगा, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, जिसमें कि तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, DD ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DD ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट, एंड DD ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें ऐसा कर लो, इसमें पब्लिक लिख लो, यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक मतलब इंडिया के एक तरह से। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इन सब के जो DD हैं RBI के पास, वो आते हैं OD में। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर, जिसमें हमने सिर्फ M1 पढ़ना है, M2 M3 M4 अपने को नहीं पढ़ना है। ये सब आता है मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई में क्या चीज़ें नहीं आती हैं, मनी सप्लाई में जो बैंक्स के पास खुद का पैसा होगा वो उनका नहीं आएगा। RBI के पास जो खुद का पैसा है वो नहीं आएगा। ये वाला जो पैसा है बैंक्स के पास वो हमारा है, हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो इसीलिए कंसिडर हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो RBI के पास पैसा है ये इन लोगों का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फॉरेन बैंक्स का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इसीलिए हम कंसिडर कर रहे हैं। पर RBI के पास जो खुद का पैसा होता है, कमर्शियल बैंक्स के पास जो खुद का पैसा है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सरकार के पास जो खुद का पैसा है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये तीनों क्या हैं, सप्लायर्स हैं। और मैंने बताया कि प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स के पास जितना भी पैसा है वो हम मनी सप्लाई में ऐड नहीं करते हैं, हम सिर्फ वही पैसा ऐड करते हैं जो कि हमारे यूज़र्स के पास होता है, कंज्यूमर्स, और जो कि कौन है, आम जनता। यानी कि मनी सप्लाई इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ द मनी विच इज़ हेल्ड बाय ऑल द पर्सनस इन द कंट्री एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि इससे समझ आता है कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर पर्सनली आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। वहाँ पर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको यूज़र नेम नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और पढ़ाई से भी हट के अगर आपकी कोई भी क्वेरी है लाइक करियर रिलेटेड, और आपको कैसे शुरुआत करनी है किसी भी चीज़ की, कोई भी आपको आगे क्या कोर्स करने हैं, XYZ, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन डाउट क्वेरी है तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी शूट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने से काफ़ी सारे वीडियो मैसेजेस आ रहे हैं एक टॉपिक पे कि ना CA के लिए कैसे स्टार्ट करना है, फाउंडेशन कोर्स कहाँ से पढ़ें, फाउंडेशन के लिए कब से स्टार्ट करें, कैसे करना है, 11th के लिए कैसे पढ़ें, कैसे हम 11th में अच्छा स्कोर करें। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो मैं सोच रही हूँ जिनके ऊपर एक वीडियो सेपरेट बनाऊँगी, तो डोंट वरी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड येस, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।